हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो है अब से हम जो है ओबीजी को हमारे कंप्लीट करेंगे इन वीडियोस में। और ओबीजी के सारे रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं जो आपके नर्सिंग एग्ज़ाम्स में, जो बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर एग्ज़ाम्स में आते हैं और जो आपको नॉरसेट और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प करेंगे और अदर बीएससी नर्सिंग कोर्सेज को करने के लिए आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर जो है हम चैनल पे स्टेप बाय स्टेप ओबीजी के सारे चैप्टर्स को डील करेंगे। तो आज हमारे चैनल को हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीजी से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीजी से। ओबीजी जो है एक बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ओबीजी बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इसके सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर डील करेंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे क्या है हमें मोटिवेशन मिलता है और फर्दर वीडियोस को लेकर आने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीजी। इंट्रोडक्शन टू ओबीजी। तो ओबीजी क्या है? ओबीजी इज़ स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, जिसके अंदर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो है चाइल्ड बर्थ, उनसे रिलेटेड हम यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो ओबीजी में हमारा फर्स्ट टर्म आता है, दैट इज़ गायनेकोलॉजी। दैट इज़ गायनेकोलॉजी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गायनेकोलॉजी? देखिए यहाँ पर जो तो ये दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है कि जैसे हम ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ये दोनों टर्म्स अलग अलग होते हैं। गायनेकोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जो है गायनेकोलॉजी का मतलब है कि चाइल्ड बर्थ को हम डील यहाँ पर नहीं करते हैं। चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको हम गायनेकोलॉजी के अंदर में डील नहीं करते हैं। यहाँ पर हम डील करते हैं वो है सिर्फ हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हम गायनेकोलॉजी के अंदर कब तक आता है? इसमें सारे डिसऑर्डर्स को हम डील करते हैं। डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम पढ़ते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर डील करते हैं गायनेकोलॉजी के अंदर। सेकंड क्या है? ऑल ग्रुप ऑफ फीमेल। ऑल ग्रुप ऑफ फीमेल इंक्लूडेड। ठीक है, तो गायनेकोलॉजी के अंदर में हर एक एज ग्रुप की फ़ीमेल जो है उनको हम इंक्लूड करते हैं। तो ये आता है हमारा गायनेकोलॉजी के अंदर। गायनेकोलॉजी डजेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, गायनेकोलॉजी डजेंट डील विथ चाइल्ड बर्थ और इट्स प्रोसेस। चाइल्ड बर्थ और उसकी प्रोसेस को गायनेकोलॉजी डील नहीं करता है। सेकंड जो आएगा वो रहेगा हमारा ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर हम सारी चीज़ें जो हैं डील करते हैं वो होता है प्रेगनेंसी और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ऑब्स्टेट्रिक्स में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ, या फिर हम बोले कि स्टडी रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड इट्स डिजीज़,
प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी से रिलेटेड या प्रेगनेंसी के टाइम पर होने वाली बीमारियां या फिर प्रेगनेंसी ना होना, इन सबको हम डील करते हैं। स्टडी रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड इट्स डिजीज़ एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर्स एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो ऑब्स्टेटिक्स के अंदर हम डील करते हैं स्टडी रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड इट्स डिजीज़ एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ओके, यहाँ पर हम जो एज ग्रुप कंसिडर करते हैं, जो एज ग्रुप हम कंसिडर करते हैं वो हमारा एज ग्रुप होता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। सो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है 15 to 45 ईयर ऑफ एज। 15 to 45 ईयर ऑफ एज जो है ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है। और ऑब्स्टेटिक के अंदर हम इस एज ग्रुप की जो फीमेल्स होती हैं उनको हम डील करते हैं। तो गायनेकोलॉजी में हम चाइल्ड बर्थ या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी चीज़ डील नहीं करते हैं। ऑब्स्टेटिक के अंदर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ भी डील नहीं करते हैं। यहाँ पर हम डील करते हैं प्रेगनेंसी एंड इट्स डिसऑर्डर और प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ओके, सेम आ जाता है हमारा एक और टर्म आता है जिसको हम कहते हैं एंड्रोलॉजी। एक और टर्म आता है जिसको हम कहते हैं एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करते हैं वैसे ही सेम हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, यहाँ पर हम डील करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डील करते हैं एंड्रोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पर एक तरीके से मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताऊँ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में क्या डिफरेंस है। सो हेयर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यहाँ पर आ जाएगा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इंक्लूड होता है ओवरी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आता है टेस्टिस। ठीक है, इसके अंदर जो गोनैड्स बनते हैं वो होते हैं हमारे ओवम और इसके अंदर जो हमारे बनते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्पर्म। ठीक है, स्पर्म इज मेल गोनैड्स एंड दिस इज फीमेल गोनैड। ओवम जो है फिर वो आगे जाके ठीक है, ओवम जो है वो हमारा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा दैट इज़ कॉल्ड ईस्ट्रोजन और ये हमारा प्रोड्यूस करेगा दैट इज़ कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, इसके बाद ओवम जो है आगे जाके प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम कहेंगे oogenesis। मतलब कि oogenesis प्रोसेस से ओवम बनता है और स्पर्म बनता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से हमारा स्पर्म बनता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर ओवरी होता है। ओवरी जो है वो रिलीज़ करता है ओवम जिसको हम कहते हैं मेल गोनैड्स।
जो कि हार्मोन रिलीज़ करता है ईस्ट्रोजन, और ओवम जो है oogenesis प्रोसेस से बनता है। टेस्टिस जो है वो बनाती है स्पर्म, और ये जो है स्पर्म वो बनता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से। इसके अंदर होता है 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, ये होते हैं हैप्लॉइड सेल्स। ये भी हैप्लॉइड सेल्स हैं। ओके, तो ये दोनों हैप्लॉइड सेल्स हैं, यानी कि हाफ होते हैं। 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर भी हैं, 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो XX क्रोमोसोम्स होंगे, यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो XY क्रोमोसोम्स होंगे। जब इन दोनों का फ्यूजन होगा, जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तब यहाँ पर बनेगा ज़ाइगोट। ठीक है, जब इन दोनों का फ्यूज़न होगा तब यहाँ पर बनेगा ज़ाइगोट, जिसको हम फर्टिलाइज्ड एग भी कहते हैं, जिसको हम फर्टिलाइज्ड एग भी कह सकते हैं। और ये होता है 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये हमारे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, यानी कि XX भी हो सकते हैं पूरी तरीके से, और XY भी हो सकते हैं पूरी तरीके से। और ये होते हैं डिप्लॉयड सेल्स, और ये होते हैं डिप्लॉयड सेल्स। ओके, तो समझ में आया आपको? बहुत ही सिंपल है। हैप्लॉइड यानी कि हाफ, डिप्लॉयड यानी कि डबल। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, एंड में जाके यहाँ पर oogenesis हो जाएगा, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर हो जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, ये भी होंगे हमारे 23 क्रोमोसोम्स। जब ये 23 क्रोमोसोम्स होगा, जब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्यूजन होगा, यानी कि जब ओवम यानी कि जो अंडा है वो और जो स्पर्म है उन दोनों का जब फ्यूजन होगा, तब यहाँ पर बनेगा ज़ाइगोट। ज़ाइगोट को हम फर्टिलाइज्ड एग भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ओवम है, जो फीमेल का अंडा है, उसको मेल के स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया है। और जब ये दोनों हाफ हाफ क्रोमोसोम्स मिक्स होंगे तो ये बन जाएंगे 46 क्रोमोसोम्स, जिसको हम डिप्लॉयड सेल्स भी कहते हैं। तो ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है। और यहाँ पर जब ये डिप्लॉयड सेल्स बनते हैं तो ये फर्दर जाके एक लाइफ जो होती है, जो जिसको हम फिर फर्दर डील करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। ओके, तो ये यहाँ पर इतना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जो भी स्टूडेंट BSc नर्सिंग कर रहे हैं, जो BSc नर्सिंग फाइनल ईयर्स में हैं और उनको OBG नहीं समझ में आ रहा, तो वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ पर अब जो है टॉपिक वाइज चीज़ों को डील करेंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप के पास अगर कोचिंग को परचेज़ करने के पैसे नहीं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो है सारे सब्जेक्ट को बहुत ही डिटेल में रिव्यू करेंगे। तो ये जो हमारे यहाँ पर ज़ाइगोट बना है, ये जो हमारा यहाँ पर ज़ाइगोट बना है, ये ज़ाइगोट जो है 0 to 2 वीक्स का होता है, 0 to 2 वीक्स का होता है। इसको हम सिंगल सेल स्टेज भी बोलते हैं। फर्दर हम डील करेंगे कि इसके कितने स्टेजेस होते हैं। इसको हम सिंगल सेल स्टेज भी बोलते हैं। ज़ाइगोट को हम सिंगल सेल स्टेज भी बोल सकते हैं। ज़ाइगोट हम कब तक बोलेंगे, जब तक जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो फर्टिलाइज हुआ अंडा है, जो अंडा है ओवम, उसको जो स्पर्म ने फर्टाइल कर दिया है। तो मान लीजिए कि आज फर्टाइल हुआ है, आज की डेट में फर्टाइल हुआ है, तो आज से लेके 2 वीक्स तक, यानी कि 14 डेज तक इसको हम ज़ाइगोट बोलेंगे। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं। ओवम और स्पर्म से रिलेटेड, ओवम और स्पर्म से रिलेटेड
तो ओवम जो है, ओवम का साइज जो होता है, सॉरी, ओवम का जो साइज़ है वो होता है 130 माइक्रोन, और स्पर्म का साइज़ जो है वो होता है 50 माइक्रोन। तो 130 माइक्रोन होने की वजह से ओवम जो है लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आपको यहाँ पर ओवम आंसर करना है कि एक शरीर में पूछे कि एक शरीर में सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, तो वो होता है ओवम। और स्पर्म जो होता है ये होता है स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ओवम जो है ये इतना बड़ा होता है कि इसको आप नेकेड आइज से भी देख सकते हैं, नेकेड आइज से भी ये विजिबल होते हैं। और अगर ये क्वेश्चन पूछते स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल बॉडी, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल बॉडी, तो आपको आंसर करना है प्लेटलेट्स। स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल बॉडी, तो आपको आंसर करना है प्लेटलेट्स। और अगर ये पूछते स्मॉलेस्ट सेल इन मेल, स्मॉलेस्ट सेल इन मेल, तो आपको यहाँ पर आंसर करना है न्यूरॉन्स। ओके, ये समझ गए कैसा है, क्यों है ऐसा? क्योंकि देखिए ओवम जो है ये पूरी ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, स्पर्म जो है सबसे छोटा सेल होता है। अब देखो सबसे छोटा सेल तो स्पर्म है, लेकिन स्पर्म फीमेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। तो अगर ये स्पेसिफाई कर दे कि एक फीमेल है उसके अंदर सबसे छोटा सेल क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर प्लेटलेट आंसर जाएगा। लेकिन अगर एक मेल है वहाँ पर पूछे कि सबसे छोटा सेल क्या होता है, तो प्लेटलेट आंसर नहीं जाएगा, क्योंकि उससे भी छोटा स्पर्म है। तो यहाँ पर अगर मेल में ये पूछते सॉरी, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर हमारा लार्जेस्ट आएगा। ठीक है, अगर ये पूछ दे कि एक ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल क्या होता है, तो आप ओवम आंसर कर दोगे। लेकिन ओवम जो है वो सिर्फ फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि मेल में सबसे बड़ा सेल क्या है, तो न्यूरॉन जाएगा आंसर। ठीक है, वैसे ही स्पर्म जो है सबसे छोटा सेल होता है, लेकिन स्पर्म फीमेल के अंदर नहीं होता है। तो अगर ये पूछते कि फीमेल के अंदर सबसे छोटा क्या होता है, तो आपको आंसर करना है प्लेटलेट। ओके, तो ये इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर मेल और फीमेल को स्पेसिफाई कर देंगे हम, तो आंसर अलग हो जाएंगे। और अगर सिर्फ ये पूछते कि एक लार्जेस्ट सेल एक फीमेल के अंदर, तो ओवम, स्मॉलेस्ट सेल फीमेल के अंदर तो स्पर्म प्लेटलेट, और मेल के अंदर लार्जेस्ट सेल न्यूरॉन्स, और स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म। ओके, अब यहाँ पर लाइफ स्पैन भी पूछा जाता है कि ओवम का लाइफ स्पैन क्या है, स्पर्म का लाइफ स्पैन क्या है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें लाइफ स्पैन की, तो ओवम का लाइफ स्पैन होता है 12 to 24 आवर। 12 to 24 आवर जो है इसका लाइफ स्पैन है। इसके बाद जो ओवम है वो एक डेड सेल हो जाता है। और स्पर्म का लाइफ स्पैन पूछे तो स्पर्म का लाइफ स्पैन होता है 48 to 72 आवर्स, यानी 2 से लेके 3 दिन तक स्पर्म जो है वो ज़िंदा रह सकता है और फीमेल बॉडी के अंदर जाने के बाद भी। मतलब कि जब तक मेल बॉडी के अंदर स्पर्म है तब तक तो ज़िंदा रहेगा ही, लेकिन अगर जो स्पर्म है ये इजैकुलेट होके फीमेल बॉडी के अंदर चला गया है, तो वहाँ पर भी ये 2 से 3 दिन तक ज़िंदा रह सकता है।
और ओवम जो है वो आधे से 1 दिन ही ज़िंदा रहता है। ओवम जो है वो 12 to 24 आवर्स तक ही ज़िंदा रहता है और स्पर्म जो है 48 से 72 आवर्स तक ज़िंदा रह सकता है। ओवम के फॉर्मेशन में कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ओवम के फॉर्मेशन में कितना टाइम लगता है। तो अगर हम बात करें कि ओवम के फॉर्मेशन में कितना टाइम लगता है, तो ओवम के फॉर्मेशन में टाइम लगता है 6 to 8 डेज़। ठीक है, 6 to 8 डेज़ लगता है ओवम के फॉर्मेशन में, मतलब कि अंडा बनने में लगता है 6 से 8 दिन और स्पर्म बनने में लगता है 61 डेज़। ठीक है, स्पर्म बनने में लगता है 61 डेज़ और ओवम बनने में लगता है 6 से 8 दिन। तो ओवम जो है कम समय में बनता है और जल्दी डेड हो जाता है। स्पर्म जो है लंबे समय में बनता है और लंबे समय तक चलता है। तो ये आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे ओवम का साइज़ क्या है, तो ओवम का साइज़ है 130 माइक्रोन। स्पर्म का साइज़ क्या है, तो स्पर्म का साइज़ है 50 माइक्रोन। ओवम जो है 12 to 24 आवर्स तक ज़िंदा रहता है। स्पर्म जो है 48 to 72 आवर्स तक ज़िंदा रहता है। ओवम को फॉर्मेशन में 6 to 8 डेज़ लगते हैं। स्पर्म के फॉर्मेशन में 61 डेज़ लगते हैं। तो ये हो गया हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक जनरल इंट्रोडक्शन है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें हमने देखा कि गायनेकोलॉजी किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम गायनेकोलॉजी बोलते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिजीज़ होती हैं इनको हम गायनेकोलॉजी के अंदर में पढ़ते हैं। गायनेकोलॉजी डजेंट डील विथ चाइल्ड बर्थ एंड इट्स प्रोसेस। बच्चा होना यानी कि प्रेगनेंसी और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको गायनेकोलॉजी डील नहीं करती है। ऑब्स्टेट्रिक जो है वो प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। यहाँ पर 15 to 45 ईयर यानी कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स को हम ऐड करते हैं। बाकी एंड्रोलॉजी जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी अलग अलग यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है। जाइगोट किसको बोलते हैं वो भी हो गया है। और जो है ओवम और स्पर्म के जो मेन क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने यहाँ पर समझा दिए हैं। तो अगर आपको चैनल पे जो ये वीडियोस हैं वो अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। और वीडियो पे आए हुए लिंक को क्लिक करके आप अपनी फर्दर प्रिपरेशंस को भी बूस्ट अप कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।